नमस्कार। मैं राहुल सिंह एक बार फिर हाज़िर हूँ अपना एक लंबे अरसे बाद वीडियो लेकर, जो कि गोल्ड और सिल्वर के एक आउटलुक पे है, जो कि नॉर्मली मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। इस वक्त गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ही ऐसी पोजीशन में हैं जहाँ इन्वेस्टर पूरी तरह से कन्फ्यूज़्ड है। क्योंकि सिल्वर की जो रैली है वो लगातार 74,000 से बढ़ते हुए पिछले 6 हफ्तों में 86,000 तक, जो कि आज देखने को मिली है, तक लग चुका है। तो क्या ये जो तेज़ी है ये अनसर्टेन ज़ोन से और भी आगे चलती रहेगी और ये थमेगी नहीं? इसके पीछे की वजह क्या है और क्या सच में ये वजह इतनी वैलिड हैं जो गोल्ड को इतने ऊपर रोक सकती हैं? या फिर हमें यहीं इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए? कुछ ऐसे ही तर्कों पे बात करेंगे और ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी होगी। आपका सहयोग, आपका साथ ज़रूरी है क्योंकि इसको थोड़ा डिटेल वाइज़ समझना बहुत ज़रूरी है। कहीं हम वो मंदी तो मिस नहीं कर रहे जो 56,000 से 43 तक की थी, या फिर 70,000 से 56 तक की थी। कहीं ऐसी कोई मंदी इस तेज़ी के बीच में छिपी तो नहीं है, जो हमसे दूर है या हम उसे देख नहीं पा रहे हैं? तो थोड़ा डिटेल में समझेंगे टैरिफ को भी, और दुनिया में चल रही 50 चीज़ें जो कि हमारे दिमाग को इस समय डिस्टर्ब कर रही हैं, जैसे कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, ट्रम्प के अनसर्टेन डिसीज़न है, इंडियन करेंसी है, डॉलर इंडेक्स परफॉर्मेंस है, बॉन्ड यील्ड है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो गोल्ड को इफ़ेक्ट करती हैं। सही मायनों में क्या सच में ये इसी वक्त कर रही हैं या इससे पहले भी किया करती थी? या फिर एक बड़ा भ्रम चला हुआ है कि आप बेच दो तो बाज़ार बढ़ता रहता है और आप ख़रीद लो तो बाज़ार टूटता रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं है? क्योंकि ऐसा अक्सर लोगों के मुँह से सुनने को मिल जाता है कि सिल्वर में तेज़ी नहीं है और गोल्ड में लगातार तेज़ी है। इसके पीछे एक और वजह है जो कि सेलर और बायर का होता है, जहाँ पे अ, जो ऑपरेटर है वो गेम करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम सुनने में मिलता है। तो हमारा एक पर्सनल आउटलुक है। ये वीडियो एज़ अ इन्फॉर्मेशन बेस्ड है। वी आर नॉट रिकमेंडेड एनी काइंड ऑफ ट्रेड। ये बस हम यहाँ पे अपना एक आउटलुक और व्यूज़ है जो कि लगता है शेयर करना चाहिए। जैसे यहाँ पे कई तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। या तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, या हम जैसे आप लोग जो कभी बहुत ऊपर या बहुत नीचे के लेवल पे थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। कुछ मिल जाएगा। तो क्या सच में ये वही लेवल है? आइए इसे थोड़ा-सा डिटेल में समझते हैं। तो बीते कुछ दिनों में, मतलब ऑलमोस्ट कह दिया जाए तो 45 टू 50 डेज़ में गोल्ड ने ऑलमोस्ट 13,000 प्लस की रैली ली है। तो और ये कंटिन्यू है क्योंकि आज सुबह भी 86 के ऊपर के भाव हमें देखने को मिले हैं, और इस समय जो ये वीडियो बन रही है, इस समय भी गोल्ड में 86,000 के अराउंड का रेट चल रहा है। 86,060 रुपये ये बाज़ार चल रहा है। तो हम बात कर लेते हैं कि यार सच में ये जो 86,000 प्लस के रेट हैं, ये और बढ़ते चले जाएँगे? कोई भी नीचे के लेवल्स हम नहीं देखेंगे? ऐसा नहीं है। बाज़ार को वापस नीचे आना पड़ता है। हमने इस तरह के कई मिथ देखे हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी में हो, क्रिप्टो करेंसी में हो, शेयर बाज़ार में हो, गोल्ड में हो, या फिर सिल्वर में। एक बड़ी डीप रैली टाइम टू टाइम आती रहती है। जैसा कि अगर हम बिटकॉइन्स की बात कर लें, 75 से 14,000
जब बातें 1.25 लाख की थी। उसके बाद 14 के बाद लाखों की बात ही ख़त्म हो गई, आज लाख है। उसी तरह सिल्वर 2011-12 के आसपास 75,000, फिर लाखों की बातें होने लगी। बाज़ार 30,000 से 35,000 रुपीज़, और बीते 10 साल तक वहीं रहा। कोई बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिली, एक सर्टेन जोन में ही बाज़ार खड़ा रह गया। सिल्वर के बाद बात कर लेते हैं गोल्ड की। 56,000 के ऑलमोस्ट जब बाज़ार रन कर रहा था, तो उस समय कोरोना की वैक्सीन्स आनी शुरू हुई थी, पर गोल्ड में वो करेक्शन हमें 2-3 महीने बाद देखने को मिली। तो तब तक हमारे मन में ये भाव हो गया था कि सोना 50,000 से भी नीचे नहीं आएगा। तो उसके बाद सोने का 43 आना, बैंक निफ्टी या निफ्टी 20,000 से 15,000 आ जाना। ये जो लॉन्ग फॉल है, ये कहीं न कहीं अपने आप को जस्टिफ़ाई करती आई हैं कि हम टाइम टू टाइम गिर जाते हैं, और एक पीक लेवल पे ये बढ़ता और घटता है। तो ये सच में ये बहुत बड़ा पीक लेवल है, तो मेरे हिसाब से हाँ, ये सच में बहुत बड़ा पीक लेवल है, और ये कहीं न कहीं का ब्लफ़ है, जहाँ पे इन्वेस्टर को दूर रहना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि एक बड़ी करेक्शन, बड़ी मतलब सच में बड़ी करेक्शन का वेट करना चाहिए। अब बड़ी की परिभाषा अगर लोग जानना चाहते हैं, तो कम से कम 8 से 10% गोल्ड से करेक्शन का वेट कर लेना चाहिए। यहाँ खरीदना उतना ही रिस्क भरा है जितना कि दिमाग में चल रहा है। कोशिश करिए गोल्ड से दूरी बनाएं, और कुछ वक्त तक इन्वेस्टिंग के लिए गोल्ड में ना सोचें, क्योंकि ये लेवल्स मुझे नहीं लगता इन्वेस्टमेंट के लिए हैं। बड़ी करेक्शंस हमने उसी समय देखी हैं जब लोग मंदा भूल जाते हैं या फिर नीचे के लेवल्स भूल जाते हैं, तो ये बात ज़रूर ध्यान रखें। अब बात आती है कि क्या गोल्ड के पीछे जो वजह हैं वो सच में इतनी वैलिड हैं, तो आओ इसे समझते हैं। गोल्ड में बढ़ने के पहले 3 से 4 रीज़न रखे जाते थे। पहला इंडियन करेंसी, दूसरा डॉलर इंडेक्स को एक आउटलुक में रखा जाता था, तीसरा जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ एंड तीसरा चौथा इकोनॉमिक क्राइसिस। इन 4 रीज़नों पे हम मार्केट को जज किया करते थे, बट आज 10 हैं। मतलब अगर इन्हीं गिनतियों में गिना जाए तो सच में बहुत सारी हैं। जैसे टैरिफ आ गया, इकोनॉमिक क्राइसिस तो है ही, जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ चल ही रहे हैं, और डॉलर भी आपका ऑलरेडी अप एंड डाउन मूड में है, टॉप पर है, लेकिन गोल्ड में कोई बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। फेड के डिसीजंस, उसके बाद आपका आ जाता है इंडियन करेंसी, ऑपरेटर गेम, और हम और आपकी गहरी मानसिकता, लोगों का लगातार गोल्ड में इन्वेस्ट करना, ये सब चीज़ें। और भी हैं, जैसे कि सेंट्रल बैंक का लगातार बाय करना, ये सब चीज़ें, बाज़ार में डर का माहौल होना, ये सब चीज़ें चल रही हैं जो कि गोल्ड को एक एक्सट्रीम लेवल पे ले जा रही हैं। कहीं न कहीं सही हैं, गलत नहीं है, ये सब चीज़ें चल रही हैं और हमारे दिमाग में डर बना हुआ है। इसके पीछे एक और वजह है, वो है शेयर्स बाज़ार से रिटर्न ना आना। इन्वेस्टर्स को किसी भी शेयर्स बाज़ार के रेप्यूटेड शेयर में कोई बड़े रिटर्न्स देखने को नहीं मिले हैं, इसलिए उनका मन जो है वो सेफ करेंसी की तरफ भाग जाता है, वो है गोल्ड, इसलिए इन्वेस्टर वहाँ आ जाते हैं। अब बीते कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो हम बात करते हैं कि इंडिया में एफआईआई ने पैसा निकाला है, या आज से नहीं निकाल रहे हैं, बहुत टाइम से निकाल रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी नाम की चीज़ शायद इंडिया में उनको नहीं लगती है। एक टाइम के बाद लगेगी, इन्वेस्टर फिर वापस आ जाते हैं। बॉटम लेवल से लोग इन्वेस्टर्स इधर रुख करेंगे और सोना छोड़ देंगे, तो ये भी हो सकता है कि आगे बड़ा करेक्शन देखने को मिले। गोल्ड से बच के रहें, मैं तो यही कहूँगा। और
बाकी आपको जो अच्छा लगे वो करो। गोल्ड से जितनी दूरी बना सकते हो बना लो। अब समझते हैं टैरिफ। टैरिफ क्या है ये टैरिफ? असल में दो व्यापार या दो देशों के बीच के व्यापार के आने और जाने पर, या ये कह लो आयात या निर्यात, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पर जो टैक्सेस लगाए जाते हैं उनको ही टैरिफ का नाम दिया गया है। सिंपल वर्ड में ये समझो कि अगर टैरिफ घटा दिया जाता है तो उस देश की वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा होती है। अगर टैरिफ बढ़ा दिया जाता है तो इंटेंशन ये होता है कि उस देश की वस्तुओं के दाम बड़े महंगे कर दो और हम इतने कैपेबल हैं कि इस तरह की वस्तु खुद ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और अपने देश की इकोनॉमी को संभाल सकते हैं और देश की जनता का जो भी डिमांड है वो फुलफ़िल कर सकते हैं। तो या फिर इस तरह का डर ही ना होना कि आप नहीं दोगे तो कहीं और से मिल जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। तो इस तरह का, या फिर मैं ही एक सबसे बड़ा कंज़्यूमर हूँ और तुम्हें मेरे पास बेचना ही बेचना है। तो इस तरह की कोई मजबूरी होती है। तो इस तरह के डिसीज़न लेना बहुत लाज़मी है और ये सारे के सारे राइट्स अमेरिका के पास हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इन सब चीज़ों को फुलफ़िल करता है। अब देखा जाए तो ऑलरेडी जो डॉलर है वो 83% से ज़्यादा यूज़ होता है लेन और देन में। तो ऑफ़ कोर्स उसकी तो मोनोपोली है, तो वो मनमानी कर सकते हैं। लेकिन टैरिफ ही असल वजह है। असल मायनों में टैरिफ का एक डर है जो लगातार हमारे दिमाग में रचता बसता गया हुआ है। लेकिन एक लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है, शॉर्ट टाइम के लिए हो सकता है, आज के लिए हो सकता है, कल के लिए हो सकता है, लेकिन अगले लॉन्ग पीरियड में नहीं है। तो मुझे टैरिफ इतना बड़ा इशू नहीं है। टैरिफ से हुए डर का सबसे बड़ा इशू यही है कि इन्वेस्टर्स का रुख बार-बार सोने की तरफ चला जाता है। सोना तेज़ है, सोना तेज़ है, इन्वेस्टिंग करते रहो। जितना इन्वेस्ट कर सकते हो कर लो, सोना लाख रुपए चला जाएगा, 2 लाख चला जाएगा, 2.5 लाख चला जाएगा। इस तरह के मिथ से बचिए और जितना हो सके ध्यान से और अपने ही अनुसार इन्वेस्ट करिए। सोने का करेक्शंस इन्हीं तरह के जब भी सर्कमस्टेंस बनते हैं तभी आता है, ये ध्यान रखना। मैंने तो काफ़ी टाइम से देखा है, उम्मीद है। तो करेक्शन आने पे ही इन्वेस्ट करें। अब कब तक आ जाएगी इन्वेस्टमेंट? ये सबसे लाज़मी क्वेश्चन होता है कि यार ये करेक्शन कब तक आएगी? सोने को टूटने में 1 दिन का समय ही काफ़ी है। वो जब टूटेगा तो ये मान लो कि अब बस देखते रह जाओगे। ये ऐसी पोजीशन पे है। कहीं 10,000 गायब हो जाएगा, कहीं 5,000 गायब हो जाएगा, आपको मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए नज़र बना के रखें। टाइम पीरियड श्योर नहीं है, अप्रॉक्सिमेटली अगर देखा जाए तो शुरुआत आज से भी हो सकती है। फिर भी नज़र बना के रखें। तो टैरिफ इशू इतना बड़ा नहीं है, ये जो डर है ये एक बड़ा इशू है, ये ध्यान रखना। महंगाई इससे पहले भी हुई है और टैरिफ पहली बार नहीं लग रहे हैं। चाइना पे इससे पहले भी जब ट्रम्प सरकार आया था तो लगा था, इंडिया पे भी लगा था। इनका एक्चुअली ट्रम्प का मेन जो गोल है वो शायद टैरिफ ही है, वो वॉर में बिलीव नहीं करते और बिजनेस माइंड है तो बिजनेस करना जानते हैं। लगाओ टैरिफ, इससे यही होगा कि मैन्युफैक्चर हो सकते हैं उनके देश में जाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बेटर होगा, जॉब्स ज़्यादा आएंगी, जो कि असल में इस समय यूएस को नीड है। तो ये हुआ पहला, टैरिफ का जो भी फंडा है वो शायद यही इंटेंशन है उसकी। दूसरा डॉलर इंडेक्स। ऑफ कोर्स जब ज़्यादा जॉब प्लेसमेंट्स और इनकम होगी तो फिर डॉलर इंडेक्स मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा
और जब भी डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है या स्ट्रांग होता है, तो हम ये मानते हैं कि इसके अपोजिट गोल्ड डाउन होता है। तो दूसरा रीज़न है कि गोल्ड डाउन हो सकता है। तीसरा, फेड के रेट इंटरेस्ट में स्टेबिलिटी। अब फेड, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी हाल ही में थोड़ा बढ़ गया है, तो टैरिफ लगाने की वजह से माइंड में घुस गया है ये कि बढ़ सकता है, दिमाग में चल रहा है काफ़ी टाइम से। तो फेड ने एक रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टेबल कर दिए हैं। इस फेड के रेट ऑफ इंटरेस्ट में स्टेबिलिटी भी कहीं न कहीं एक सिग्नल है कि बाज़ार गोल्ड की तेज़ी में बिलीव नहीं करता। चौथा जो हमारा है वो है जियोपॉलिटिकल इश्यूज़। इज़राइल हमास वॉर शांत हो गई थी जब ट्रम्प जी आए थे, उनके कुछ दिनों बाद ही वहाँ सीज़फायर अनाउंस हो गया था। पैसिफिक डील हो गई थी कि आप दो हॉस्टेज और हम आपने रिलीज़ करेंगे, आप अपने रिलीज़ कर दो। उसके बाद आया यूक्रेन और रशिया। अब जो यूक्रेन रशिया का वॉर है वहाँ पे टेम्परेरी सीज़फायर पुतिन नहीं चाहते। वो लॉन्ग या फिर अल्टीमेट सीज़फायर चाहते हैं, जिसके लिए काफ़ी बार ट्रम्प और उनके बीच में डिस्कशन हो चुका है। अब इसको रोकने के लिए यूक्रेन में पिछले 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, जो कि 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, वो यूक्रेन में नहीं हुए हैं, जिसके लिए यूएस बार-बार फोर्स कर रहा है, आप इलेक्शन कराइए। लेकिन जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ में इलेक्शन शायद इनकी टेरिटरी में लीगल एक्टिविटीज़ में नहीं आती है। तो अगर इलेक्शन यूक्रेन में होते होते हैं, तो उनको पहले सीज़फायर अनाउंस करना पड़ेगा, फिर इलेक्शन कराना पड़ेगा, और उसके अंदर अगर ज़ेलेंस्की वापस आ जाते हैं, तो फिर ये वॉर हो सकता है और बढ़ जाए, लेकिन ऐसे चांसेस नहीं हैं। और एक बार इलेक्शंस अगर हो जाता है, तो फिर यूक्रेन रशिया वॉर भी लॉन्ग टाइम के लिए शांत हो जाएगा, क्योंकि नाटो और उससे रिलेटेड ट्रम्प का कोई भी प्लान नहीं है यूक्रेन को शामिल करने का। तो ये हुआ जियोपॉलिटिकल इशू, जो कि अभी पीसफुल लग रहा है मुझे, आगे आने वाले टाइम में कंट्रोल हो जाएगा। वॉर टाइप की चीज़ें नहीं होंगी, ट्रेड वॉर टाइप की चीज़ें चलेंगी, जो कि बाज़ार में होना चाहिए। ये इतनी ज़रूरी भी है। अब पाँचवा रीज़न है इन्फ्लेशन। ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो महंगाई आएगी, सोना महंगा हो जाएगा, चांदी महंगी हो जाएगी, ऑल ओवर पूरा थोड़ा है महंगाई पैटर्न बन जाता है। तो वो कितनी महंगाई? गोल्ड का सॉरी यूएस का जो अगर हम देखें कि स्टैंडर्ड इन्फ्लेशन रेट क्या है, तो वो है 2%। तो कितना होगा? तो 2% होगा, कोई बात नहीं। तो वो एक लिमिट है, उससे ज़्यादा ऊपर-नीचे नहीं करेगा बाज़ार। तो उससे ऊपर-नीचे नॉर्मली इतना होना ही चाहिए ना ट्रेडिंग के लिए, आपके इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हिसाब से, लॉन्ग समझने के लिए ज़रूरी है। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं, ये कहीं न कहीं बहुत बड़े लेवल या बहुत बड़ी तेज़ी को तो डिकोड नहीं करते, और ना ही क्लियर करते हैं कि ये बहुत ऊपर जाने वाला है। आप इन्वेस्ट करो, लेकिन एक अच्छी करेक्शन आने के बाद। इस लेवल पे इन्वेस्ट करना उम, मेरे को नहीं सही लगता, ये मेरा पर्सनल व्यू है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। और कोशिश करिए 10 से 8% एटलीस्ट तो फॉल आने दीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। बस सोने पे यही आउटलुक है। और इसके अगेंस्ट अगर सिल्वर में बात की जाए, तो सिल्वर का भी एक मोटा-मोटा तर्क है कि सिल्वर गोल्ड के अकॉर्डिंग कहीं तेज़ी नहीं बना रहा। तो क्या सिल्वर सच में सवा लाख, 1.5 लाख या फिर ये 1,10,000 नहीं जाएगा? देखो, फ्यूचर में जाने के लिए कोई मना नहीं कर रहा। फ्यूचर हमेशा तेज़ रहता है, मंदा नहीं रहता। आप कभी भी कोई भी चीज़ कहीं भी बाय करते हो, तो इन फ्यूचर एज़ लॉन्ग टर्म बेसिस हमेशा तेज़ है। अब वो लॉन्ग टर्म कितना है, 10 साल है, 2 साल है या 2 महीने, वो मार्केट की मूवमेंट पे तय करता है। तो यहाँ कोई ये कह दे कि आज ही 10 लाख हो जाएगा, 1,10,000 हो जाएगा, 1 लाख प्लस हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है, कोई नहीं कह सकता। हाँ, क्या सच में सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? अब टैरिफ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। सिल्वर
अब मान लो कि हम कोई भी चीज़ इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पे टैरिफ लग जाता है। अब क्योंकि हमारे पास 2 बड़े कंज्यूमर हैं, अब चाइना कह लो या यूएस कह लो, इनको दोनों को ही मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से। हम किसको बेचेंगे? जिनको हम बेचेंगे वहाँ पे हमारे टैरिफ लगा दिए गए हैं 25%, कहीं कुछ 10%, कहीं कुछ तो लगा हुआ है। और जब टैरिफ लगेंगे तो हमारी चीज़ें वहाँ पे महँगी हो जाएँगी और वहाँ डिमांड कम हो जाएगी। अब जब डिमांड कम हो जाएगी तो हम मैन्युफैक्चरिंग कितनी करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग कम करेंगे तो यहाँ पे लेबर्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, जॉब्स चली जाएँगी, तो हमें उस पे भी काम करना है। मैन्युफैक्चरिंग मेंटेन करनी है, इकोनॉमी मेंटेन करनी है, सब कुछ मेंटेन करना है। तो इस तरह से क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, तो डिमांड को अच्छा करने के लिए डिस्काउंट हो जाएगा। तो देश में तो एक टाइम के बाद वो सस्ता हो जाएगा। तो सिल्वर क्या पता आगे सिल्वर हो गया या अदर बेस मेटल्स हो गए तो ये डिस्काउंट हो सकते हैं। इन पे भी थोड़ा ध्यान बना के रखना कि टैरिफ का कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट के चक्कर में आप वो बड़ा फॉल जो कि मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं काफ़ी लोग, वो शायद सच में मिस ना हो जाए। पूरी कोशिश है ना, तो वैसे चाँदी में अगर अगर हम गोल्ड में 8 से 10% का करेक्शन देख सकते हैं, तो आने वाले टाइम पे भी शायद चाँदी में इससे ज़्यादा होगा। तो चाँदी खरीदना मुझे तो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा, क्योंकि ट्रेड वॉर चल रही है और ट्रेड वॉर का मतलब है कि मैं अपना माल दूसरी कंट्री में बेचने के लिए 50 सर्कमस्टेंस को पास करूँगा और उसको पास करने के लिए मुझे 50 चीज़ें करनी पड़ेगी। और जब 50 चीज़ें माइंड में चलेंगी, तो या तो मैं उस मैन्युफैक्चरिंग को इफ़ेक्ट करूँगा या फिर मैं उस कंज़्यूमर को छोड़ने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मेरी डिमांड वहाँ कम हो जाएगी। मैं ₹1 की चीज़ अगर आपको ₹1.20 की दूँगा, तो आपको वही चीज़ वहाँ पे ₹1.05 की मिल रही है, तो आप उसको खरीद लोगे। तो फिर मेरी मैन्युफैक्चरिंग का कोई मतलब नहीं है, वो स्टॉक डेड हो जाएगा, तो मुझे तो डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो ये मान के चलिए कि स्पेसिफ़िक तरीके से एक कंट्री के बीच में रेट का अप एंड डाउन, उसके मैन्युफैक्चरिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन रेट्स, इन सब पे तय होता है। तो पूरी कोशिश करिएगा कि पूरी बारीकी से समझिएगा और इन्वेस्ट करने से पहले इन सब चीज़ों को दिमाग में ज़रूर रखिएगा। क्या सच में ये इन्वेस्टिंग लेवल्स हैं या मुझे और वेट करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए? क्या सिल्वर में यहाँ से 12 से 15% की करेक्शन आ सकती है? क्योंकि गोल्ड में अगर 10% टूटता है तो सिल्वर की स्पीड ज़्यादा तेज़ी से टूट रही है, बढ़ नहीं रहा ना, रुका हुआ है। अगर हम देखें तो लाख रुपए के हाई पे सिल्वर का प्राइस ऑलमोस्ट 77 के आसपास था, 78, लेकिन आज 86 है। सिल्वर 95 के पास भी अ, रुकने से मना कर देता है। तो कोशिश करें इन सब चीज़ों और किसी ब्लफ का शिकार ना हो, बच के रहें। अच्छी करेक्शंस आज से भी आ सकती है या फिर थोड़ा ठहर कर आएगी, लेकिन करेक्शंस है बाज़ार में और आप समझदार ट्रेडर होंगे तो या इन्वेस्टर्स हैंगे तो अपना मत ध्यान रखिएगा। और ये मेरा पर्सनल आउटलुक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ ये सब करने के लिए, ऐसा नहीं है। ये बस दिमाग में चल रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से ये चल रहा है मेरे अंदर, और जब से ये मार्केट 85,000 के लेवल्स के ऊपर है तो मैं भी सोच रहा हूँ क्या 100 ग्राम गोल्ड को शॉर्ट कर दिया जाए। मेरी कैपेसिटी इतनी है भाई, मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे पास है नहीं इतना। और बस यही है दिमाग में, और कुछ कहना मुश्किल है। बाज़ार का आउटलुक है, अप एंड डाउन और फीचर्स बदलते रहते हैं। हम ध्यान रखेंगे। अभी तो मैं भी दूर हूँ इस इन्वेस्टिंग से। इन्वेस्टिंग लेबल्स हैं जो कि मुझे शायद मना कर देते हैं कभी-कभी, मैं नहीं करता। और आगे देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा। इन्वेस्टर को बचना चाहिए। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो साथ बनाए रखना। जय श्री राधे कृष्ण।